आपने जो हमारे पुराने वीडियोस में जो बहुत प्यार दिया है उसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे चिलर की। ठीक है, चिलर होता क्या है, काम कैसे करता है, कौन कौन से इसके ऐसे इक्विपमेंट पार्ट्स हैं जिस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, और क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियोस को देखोगे और अगर अपना कैरियर HVAC के क्षेत्र में बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको 2 स्टेप्स फॉरवर्ड दिखाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसका रीज़न है कि बहुत से वीडियोस मैंने R&D की तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, ऐसा कहीं पर भी आपके पास पूरी जानकारी चिलर के बारे में कहीं नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं चिलर की। चिलर एक बड़ा प्रारूप है एक छोटे से AC का। ठीक है, छोटे से AC का, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये हमारा छोटा हाथी है। ओके, मैं बड़ा हाथी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हाथी तो काफ़ी बड़ा होता है, बट ये एक छोटा हाथी है। ओके, ना बड़ा है ना बहुत छोटा है, बट ये एक छोटा हाथी है। हाथी क्यों है? हमारे घर में और आपके घर में ना जो AC लगी हुई है, जिसको हम AC कहते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वो कितने टन की है? 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, मैक्सिमम 3 टन। विंडो है या स्प्लिट है? ओके, बट मैंने आपको पहले भी बताया है, इंजीनियरिंग फंडामेंटल नेवर चेंजेस। फंडामेंटल सेम रहेगा, प्रारूप बड़ा हो जाएगा। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आगे जितने भी आपके आने वाले न्यू टेक्नोलॉजी है आप उसको जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो चिलर के अंदर में वही पार्ट्स हैं, कंप्रेसर आप ये देख रहे होंगे, कंडेंसर, एवापोरेटर, तो ये एवापोरेटर, उधर कंडेंसर और बहुत से ऐसे पार्ट्स। लेकिन ये चिलर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो चिलर के प्रिंसिपल का काम है मेरे दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है? ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हो, आपने कभी हवा भरी होगी, ठीक है, साइकिल में। तो साइकिल में कैसे आप हवा भरते हो? आप उसको खींचते हो, थ्रो करते हो, खींचते हो, थ्रो करते हो। तो क्या हुआ? सक्शन हुआ, फिर डिस्चार्ज हो गया। तो कंप्रेसर का मेन काम क्या है? सक्शन और डिस्चार्ज। ठीक है, सक्शन और डिस्चार्ज। अब सक्शन किस चीज़ की? गैस की। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा कि गैस, तो जब हमने गैस की बात की, अभी मैं रेफ्रिजरेंट गैस की बात कर रहा हूँ, LPG गैस, PNG गैस की नहीं बात कर रहा, मैं रेफ्रिजरेंट गैस की बात कर रहा हूँ। तो वो रेफ्रिजरेंट गैस को जब हम कंप्रेसर में लेकर आए तो मैंने उसको कंप्रेस किया, और जब हमने कंप्रेस किया तो उसने अपना, गैस ने अपना स्टेट ऑफ फॉर्म चेंज कर दिया। तो गैस बिकम्स लिक्विड जब हमने कंप्रेस किया, और जब हमने फिर से सक्शन किया तो लिक्विड बिकम्स गैस। ठीक है, गैस बिकम्स लिक्विड, लिक्विड बिकम्स गैस, और ये साइकिल चलती रही क्लोज्ड लूप में। और ये पूरा फंक्शन, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए, उन्होंने अपनी एनर्जी को डिसिपेट किया और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर निकाला। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कूलिंग। इसलिए इसका नाम पड़ा चिलर, चिल। लेकिन कहते थे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, चल यार चिल करने चलते हैं। चिल मतलब क्या होता? ठंडा लेने चलते हैं। अरे भैया, ठंडा लेना हो तो फ्रीजर खोलते बैठ जाते, डीप फ्रीजर खोलते बैठ जाते चिल लेने। चिल का मतलब है चलो कहीं चल के आराम से हवा, ठंडी हवा लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये है भैया चिलर। ठीक है, अब ये चिलर का मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, तब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ठीक है, 1.5-2 टन की बात है तो इतने बड़े हकाने हाथी की क्या ज़रूरत, हर जगह छोटी छोटी लगा देते। तो भैया अगर मैं आपको बताऊं तो चिलर सबसे अधिक किसी भी बिल्डिंग, मॉल, होटल, हॉस्पिटल
कॉमर्शियल बिल्डिंग में जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे 40 to 45% मेजर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हमारा ये छोटा हाथी करता है। अब 65% में सब भैया लोग इधर से उधर खेलते रहते हैं। तो अगर हमने इसको सीख लिया तो हम इस पे एनर्जी सेविंग बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल वीडियो है ये 2 पार्ट में है और थियोरेटिकल वीडियो आपकी 1 पार्ट में बनेगी। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी दी जाए। तो आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा चिलर की पार्ट्स, कैसे हम सीओपी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम यूएसजीपीएम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम हीटिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम IKW निकालते हैं। अब IKW की बात करते हैं तो व्हाट इज IKW? देखिए, क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत अधिक चिलर से यही पूछा जाता है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर। तो भैया कंप्रेसर जो है 4 तरीके का होता है। एक होता है भैया स्क्रू, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है रोटरी और चौथा होता है हर्मेटिक। तो हर्मेटिक आपने देखा होगा पुराने कन्वेंशनल समय में, ठीक है, पिस्टन वाला काम होता था, ठीक है, पिस्टन अप एंड डाउन, जैसे डीजी का पिस्टन अप एंड डाउन होता था उसी तरीके से वो कंप्रेसर भी काम करता था, ठीक है, हर्मेटिक का कंप्रेसर। और हर्मेटिक और स्क्रू में जो थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो टेक्नोलॉजी की मॉडर्नाइजेशन आई। तो आज हम मेजर बात करेंगे स्क्रू चिलर की और सेंट्रीफ्यूगल चिलर की, ठीक है। स्क्रू चिलर की जो कैपेसिटी होती है वो 500 टन तक हम यूटिलाइज कर लेते हैं और 500 टन के ऊपर जो है हम सेंट्रीफ्यूगल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। स्क्रू चिलर आपने 2 स्क्रू को देखा होगा। जब मैं अपने थ्योरेटिकल वीडियोस में आऊँगा तो मैं आपको स्क्रू दिखाऊंगा। तो स्क्रू 2 स्क्रूज को ले लीजिए, मेल और फीमेल चलता रहेगा। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स एक सिंगल कंप्रेसर्स होता है। स्क्रू कंप्रेसर जैसे 100 टन है तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 33, 33, 33, ठीक है। लेकिन हम जब सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल का कंप्रेसर सिर्फ एक होता है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों ये स्क्रू से काफ़ी कम होती है। इसलिए हम प्रिफर करते हैं बड़े जगहों पे सेंट्रीफ्यूगल चिलर लगाने की। तो आज हम देख रहे हैं कैरियर का ये 750 टन का सेंट्रीफ्यूगल चिलर है और ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर कैसे काम करता है, कौन कौन से सेफ्टी पार्ट्स हैं, अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि थोड़ा सा पास आ जाए ताकि हम दिखा दें। ये है हमारा कैरियर का सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जिसका मॉडल नंबर है 02XR4LFH52, ओके। और इसमें अगर आप हमें देखेंगे तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस यूज की गई है वो यूज की गई है R134A और जो इसका टेस्ट प्रेशर डिजाइन किया गया है मिनिमम और मैक्सिमम दैट इज 232 एंड 185 to 1276, यानी 185 psi and 1276 is a kilopascal of a pressure that has been induced, okay। 1 second, ये कैरियर कॉरपोरेशन यूएसए का चिलर है, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे नॉन कूलिंग कैपेसिटी तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी कम है रोशनी, अगर आपको दिखेगी तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 2627 किलोवाट, 2627 किलोवाट और रेटेड पावर आउटपुट इसका दिया हुआ है 492, ओके, 492 यानी 2632 एंड 492 किलोवाट। अब भैया ये है क्या 2362 किलोवाट एंड 432, ठीक है। तो 432 क्या है भैया, क्या है, ये है IKW। IKW का क्या फुल फॉर्म है,
यूनिट कंजम्पशन पर टन, यूनिट कंजम्पशन पर टन टेकन बाय दिस छोटा हाथी कॉल्ड चिलर। ठीक है, तो 432, मुझे कोई मोबाइल दे दो। $432 डिवाइडेड बाय, जरा आप कर दो, 432 डिवाइडेड बाय 0.75, तो कैलकुलेटर कहाँ पर है? ये जा क्यों नहीं रहा है? $432 डिवाइडेड बाई 0.65, 0.60। तो अगर हम 432 को 0.60 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया? 720। ओके, 720 यानी मल्टीप्लाई। तो ये जो चिलर है ये है आपका 750 TR, यानी पर टन जो इसकी कंजम्पशन कैपेसिटी है वो है 0.60, यानी अगर 100% एफिशिएंसी पे चल रहा है मेरे दोस्तों तो ये 0.60 यूनिट पर टन लेगा सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया, बात हमने कर ली IKW की। अब हम आपके पास आते हैं और आपको दिखाते हैं ये चिलर। इस चिलर में देखिए गैस काफ़ी अधिक है, 700-750 kg की गैस है, तो एक साथ तो गैस चिलर के अंदर में जाएगी नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर में? डिफ्यूज़र। ओके, डिफ्यूज़र। तो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये है हमारा डिफ्यूज़र, और इस डिफ्यूज़र को खोलने के लिए जो थ्रॉटलिंग वॉल्व है, ओके, डिफ्यूज़र ओपनिंग वॉल्व, ओके, ये डिफ्यूज़र ओपनिंग वॉल्व कैसे खुलता है? मतलब ये 100, 85, 75, 65, 40, 30, 20, 10। अब आप देखो, अगर मैं अधिक तेजी से गैस पर दे देता तो क्या होता? अगर आपकी वेट 50 kg है और मैं 100 kg का अचानक आपके ऊपर वेट रख दूं और कहूँ दौड़ो, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस गाइड वेन को धीरे 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 डिफ्यूज़र के थ्रू पे खोलते हैं और गैस को पूरा अंदर आने देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है दोस्तों, मिनिमम टू मिनिमम 30% होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 100% तक लेकर जा सकते हो। तो अगर 10% का लोड है आपके पास तो इस चिलर को नहीं ऑपरेट कर पाओगे, आपको मिनिमम 30% का लोड इस चिलर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। करेक्ट, 30% का लोड आपको चाहिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, जैसे मैंने आपको अभी ACB में पढ़ाया कि जिस तरीके से आप IR लेवल को आप घटा या बढ़ा सकते थे, उसी तरीके से आप इस सेंट्रीफ्यूगल चिलर की कैपेसिटी को 30% और 100% के बीच में कुछ भी आप घटा या बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सस्टेन कर जाता है तो क्या होगा? आपका चिलर जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन हो जाएगा। तो अब चिलर के हमने इस कंप्रेसर के पार्ट्स को देखा, कंप्रेसर के पूरे पार्ट्स को हम विदवत थ्योरेटिकल पोर्शंस में देखेंगे। मैं दिखाना पहले आपको चाहता था, इसको कहते हैं दोस्तों एवापोरेटर। ठीक है, एवापोरेटर। यहाँ से पर मैं अब दिखाऊंगा आपको, ये हमारा एवापोरेटर है, ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर है। यहाँ पर अगर आपने देखा तो इसको मैंने इंसुलेशंस कर दिया और इसको मैंने ओपन छोड़ा, यानी भैया जितनी भी ठंडा पानी है
वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको नाइट्राइल इंसुलेशन कर दिया ताकि टेम्परेचर बाहर ना जाए, टेम्परेचर सस्टेन रहे। चूंकि ये सेल एंड ट्यूब टाइप का कंप्रेसर है, सेल एंड ट्यूब मतलब भैया ऐसी ऐसी पाइपें जो है ना पूरे कंप्रेसर में गई हैं। जब हम आपको फिगर्स दिखाएंगे तो आप देख लेंगे, तो ऐसी ऐसी सारी कॉपर्स की पाइपें हैं और इसी के अंदर, इसी पाइप के अंदर से गैस भी फ्लो करती है और इसी के अंदर से पानी भी फ्लो करता है। ठीक है, तो कंडेंसर का भी पानी इसी के अंदर से फ्लो कर रहा और गैस भी इसी के अंदर से फ्लो कर रही, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो हम ऊपर से पानी दे रहे हैं वो उसके टच में हो रहा है तो ठंडा हो जा रहा है, और उसी के में पानी जो है नॉर्मल अपना डेल्टा टी छोड़ दे रहा। अरे भैया अब फिर ये डेल्टा कहाँ से आ गया? ये तो नया नया वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो डेल्टा क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। यानी अगर हमने कोई एक पॉइंट इन किया और एक पॉइंट आउट किया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा, जहां पर हमने डेल्टा वर्ड यूज किया यानी हमने दो पार्ट में किसी भी चीज का कंपैरिजन किया। ठीक है, तो हमने देख लिया एवापोरेटर, हमने देख लिया कंडेंसर, हमने देख लिया चिलर, हमने देख लिया डिफ्यूजर। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां पर नीचे आइए, देखिए गैस जो है हम यहाँ से निकालते हैं या हम टॉपअप यहाँ से करते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे और पीछे भी देखेंगे एक्सपेंशन वाल्व के पास, एक्सपेंशन के वाल्व के पास भी हम गैस को अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, निकाल या डाल सकते हैं, और यहीं से हम वैक्यूम करते हैं मशीन में, यहीं से हम चिलर पे गैस चार्ज करते हैं। ये है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो मैंने आपको बताया था कंडेंसर अगर कोई भी स्टेट फॉर्म चेंज कर रही है तो हीट डेसिपेट करना होगा। अगर हीट डेसिपेट नहीं हुई तो सिस्टम को भी फाड़ सकती है, क्योंकि आपको मैंने प्रेशर दिखाया था। कितना प्रेशर था भैया? हाईएस्ट प्रेशर कितना था? 1276 यानी 185 psi। psi क्या है? व्हाट इज psi? psi एक यूनिट है, मतलब अगर हम 1 kg की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? 14.7 psi। 1 kg में 14.7 psi, वाटर 1 वाटर गैलन में 1000 psi। ठीक है, तो psi एक छोटी यूनिट है, 1 kg में 14.7 बहुत से एग्जामिनेशंस में पूछता है, गेट के भी एग्जामिनेशंस में पूछता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज psi? psi इज अ पर स्क्वायर इंच। ठीक है, इज अ पर स्क्वायर इंच। तो 128 को मेरे दोस्त 14.7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 kg आएगा। 9 साढ़े 9 kg पे अगर कोई चीज़ होगी तो बर्स्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ बॉम्ब। तो आप ये ध्यान रखिए कि मशीन को आप कायदे से चलाते हैं तो आपकी दोस्त बनेगी, और अगर आपने उसका ठीक केयर नहीं किया तो आपकी दुश्मन भी बन जाएगी। ठीक है, तो हमने बात की चिलर, कंडेंसर, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके, अब हम नीचे भी बात करते हैं गैस चार्जिंग पॉइंट। ओके, आइए इधर। ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। यहां दिखाऊंगा, कहूंगा जैसा दिखाइए। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, आप ये देखिए यहां पर फिल्टर ड्रायर है। ओके, फिल्टर ड्रायर से पहले हमने साई ग्लास दे रखा है। इस साई ग्लास में भी बड़ी मजेदार चीज है। ये साई ग्लास आप ये देख लीजिए, ये साई ग्लास है आपके पास। ओके, वहां देखिए आपके पास प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, नीचे दिखाइए जरा। ठीक है, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, यहां पर आपके पास ऑयल सेंसर। इधर आइए, ये आपका गियर वॉल्व लगा हुआ है जो कि आपके डिफ्यूज़र को खोलता है। ठीक है, डिफ्यूज़र को
वेन गाइड को खोलता है। ओके, इधर आ जाइए। ये है हमारे पास फ्लो स्विच। पानी में कोई भैया अगर मान लो इसमें तो पानी चल रहा है, अगर पानी में कुछ डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, चिलर चल पाएगा? तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम इसको फ्लो स्विच से भी एक सेफ्टी है, फ्लो स्विच भी आपकी एक सेफ्टी है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर सेंसर, इन एंड आउट का जो हम टेम्परेचर सेंसर देखते हैं, आगे करिएगा जरा, नीचे दिखाइए, ऊपर और नीचे देखेंगे टेम्परेचर इन, टेम्परेचर आउट, टेम्परेचर इन एंड टेम्परेचर। देखिए अगर हम इसको बात करेंगे तो मैंने आपको ये निकाल कर दिखाया, दिस इज अ टेम्परेचर गेज। ओके, हम इसके अंदर में डाल दिए, ओके ठीक है। तो हमने टेम्परेचर सेंसर्स को देख लिया, गेजेस को देख लिया। बहुत तरीके के वॉल्व्स होते हैं, जैसे कि गियर वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, ठीक है, नॉन रिटर्निंग वॉल्व्स। ओके, तो ये देखिए गियर वॉल्व्स हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फाइन, अब आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा, ये देखिए, ये हमारे पास एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर्स के लिए वॉल्व्स दिए गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सेफ्टी वॉल्व। ओके, ये ऑयल फिल्टर ड्रायर है। अगर हम ऑयल फिल्टर ड्रायर की बात करेंगे तो देखिए इसके पीछे हम दिखा दें, ये ऑयल फिल्टर ड्रायर, ऑयल फिल्टर इसलिए देखिए क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, अगर आपने चिलर को बंद किया है तो भी आपका ऑयल हीटर चलते रहना चाहिए। इसलिए चलते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऑयल गर्म नहीं होगा कंप्रेसर का, और कंप्रेसर जब चलेगा तो इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कुछ आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका हीटर, हरदम कोशिश करिए कि ये हीटर 24 घंटे ऑन रहे। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, एमसीसीबी से दे देते हैं और एमसीबी को ऑफ कर देते हैं बिकॉज चिलर नहीं चल रहा और ऑयल जो है आपका ठंडा हो चुका। ठीक है, तो दैट इज अ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको टेम्परेचर सेंसर्स बता दिया। अब आपको दिखाता हूं मैं साई ग्लास। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा अभी गर्म है। इसके अंदर जो ऑयल है, ऑयल बहुत वो है, अपना हीट है। इसके अंदर जैसे ही गैस आएगी, ओके दोस्तों, गैस क्या है, ठंडी है। तो जब इसमें मिस्टिंग बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि गैस के अंदर में मिल्की अगर मिस्टिंग बनता है तो इसका मतलब है कि ऑयल में आपके मॉइस्चर आ चुका है। ठीक है, और जब इसके अंदर में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बहुत माइन्यूट बबूले बबूले से निकले, तो आप समझिए आपका ऑयल परफेक्ट है। और ये ऑयल गेज की तरह भी काम करता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना ऑयल इसके अंदर में है और कितना ऑयल इसके अंदर में नहीं है। ठीक है, अगर ऑयल कम हुआ तो भी आपका इसमें सेंसर लगा हुआ है, आपको सेंसर बता देगा। ठीक है, और कंप्रेसर जो है ट्रिप कर जाएगा। तो बहुत सी सेफ्टीज़ की हमने बात कर ली। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। मैंने हाई प्रेशर, लो प्रेशर स्विचेस की भी बात की। ठीक है, आप अगर इसको देखेंगे तो दिस इज योर कंट्रोल पैनल। तो हाई प्रेशर अगर हुआ तो कट ऑफ, लो प्रेशर हुआ तो कट ऑफ। ठीक है, कंडेंसर का जो प्रेशर है दोस्तों, वो कितना है? कंडेंसर का जो प्रेशर, वर्किंग प्रेशर है बेटा, वो है 300 से 350 PSI, हायर साइड। तो इसके बगल में ही हमें सेफ्टी को रखना है कि अगर इससे अधिक बढ़ता है तो हम इसको कट ऑफ कर दें। और लो प्रेशर कितना है? 60 से 65 PSI। तो हाई प्रेशर कितना हुआ? 300 से 350, और लो प्रेशर कितना हुआ? 60 से 65 PSI, यानी 300 डिवाइडेड बाई 14.7 kg में निकल जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 14.7 kg में निकल जाएगा। क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया? चलो, अगर फंडा क्लियर हो गया तो अपन एक चीज़ और बात कर देते हैं भाई। उधर जो देखा वो था एंटी फ्रीजिंग पॉइंट की भी एक सेफ्टी होती है। अब ये एंटी फ्रीजिंग कहाँ से आ गया?
व्हाट इज दिस एंटी फ्रीजिंग? व्हाट इज एंटी फ्रीजिंग? मैं बहुत लोगों से पूछता हूं कि आप एंटी फ्रीजिंग को कैसे एक्सप्रेस करोगे। 9th-10th में आपने लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन? देखो लेटेंट क्या है? लेटेंट एक कांस्टेंट है, और डिफ्यूजन जब हम किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो मास में ना चेंजेस आने का क्या मतलब हुआ? जब हमने 1 किलो आइस को 1 किलो पानी में कन्वर्ट किया, तो जब 1 किलो आइस का टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री, और जब हमने 1 किलो पानी बनाया तो उसका टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री। यानी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन स्टेट में चेंज हो गया, यानी सॉलिड से वो लिक्विड बन गया। और तुम्हें मालूम है कि जब कोई भी लिक्विड या कोई भी मटेरियल अपने स्टेट को चेंज करता है तो ऊर्जा निकालता है। जब ये ऊर्जा निकालता है तो जो इस 1 केजी आइस से 1 केजी वाटर बनने में जो ऊर्जा निकली वो कितनी थी? 333.55 किलो जूल। बहुत से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छे अच्छे आंसर नहीं दे पाते कि लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है। तो इतने सरल भाषा का आंसर हमने किताबों में पढ़ लिया, इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन समझ में नहीं आया दोस्तों। तो अब मत भूलना, लेटेंट हीट डिफ्यूजन का मतलब है 1 किलो आइस को 1 किलो पानी में चेंज करने के लिए टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री, लेकिन स्टेट में चेंजेस है। अभी एमपी में था, अब कहाँ पहुँच गया? यूपी में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? एमपी था, अब यूपी में पहुँच गया। हाँ, बड़ा मजा आया। एमपी और यूपी, बिहार का नाम नहीं लिए हैं। अरे भैया माफ करियो यार, यूपी से बिहार पहुंच गया, और ये बिहार और यूपी वाले पहुंच गए कहाँ? दुबई, एसी इंजीनियर बनने, और वहां कमा रहे हैं भैया 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया। लेकिन अच्छी चीज़ है ना दोस्तों, आपको नॉलेज हो तो आपकी कदर है, आपको नॉलेज नहीं तो आपकी कदर नहीं है। कमाना कोई अच्छी गंदी चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन नॉलेज हो के कमाना अच्छी चीज़ है। तो अभी हमने क्या कर लिया? 1 केजी आइस को 1 केजी पानी में चेंज कर दिया, टेम्परेचर को सेम रखा, इसमें से जो ऊर्जा निकली वो ऊर्जा कितनी थी? 333 रुपया 55 पैसा। अरे नहीं रे, 333.55 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल। अब हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेंट कांस्टेंट की। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेंट कांस्टेंट क्या होता है? अब हमें अगर एक्चुअल चिलर का टनेज निकालना हो दोस्तों, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हमने बोल दिया कि 750 टन, ठीक है, 750 टन आपका ये चिलर है, ठीक है, और इसका जो है एक्चुअल कैपेसिटी जो निकालनी है, जो आपने ये देखा 27 नॉर्मल कूलिंग, 2627 नॉर्मल कूलिंग, ये कहां से आया? आया कहां से? आया कहां से? किसी को नहीं मालूम। बच्चों से पूछ लो तो बता ही नहीं पाएंगे। तो भैया बड़ा छोटा सा फार्मूला है, बहुत छोटा सा फार्मूला है। मेलोडी खिलाइए, सब जान जाइए। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। खाओगे भैया मेलोडी? खानी है? तो कितने का था? 750 टन था। तो यूएस जीपीएम, यानी चिलरवा जो है यूएस का बना हुआ है यार। इंडिया में चिलरवे नहीं बन रहे, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब भैया हमारा इंडिया भी ग्रो कर रहा है, हम भी चिलर बनाएंगे। अब हम यूएसए से नहीं, अब हम मेड इन इंडिया बनाएंगे। टेक्नोलॉजी आपकी, लेकिन बनाओगे आप यहाँ मेड इन इंडिया, हमारे भारत में। ठीक है, तो यूएस जीपीएम का क्या नाम है दोस्तों? देखो, 2 सोसाइटी काम करती है, बहुत
रिसर्चर्स ने इस पे काम किया है, हमें उन सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत से साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। तो दो फॉर्मुलेशंस पे दुनिया चलती है, दैट इज ASHRAE, ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी फॉर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। उन्हीं को तर्ज पे रखते हुए इसराई बनाया, इंडियन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इसीलिए इसका नाम दिया भैया HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कि इसमें हीटिंग भी होगी, कूलिंग भी होगी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। क्योंकि अब ये जो ऊर्जा निकली है ना भैया चेंज करने में, जो गैसियस स्टेट से निकाल के हम लिक्विड स्टेट में आ गए, ठीक है, इससे जो ऊर्जा निकली है एक हीट है, उस हीट को भी तो निकालना है। तो हमने कूलिंग टावर कंडेंसर के थ्रू में कूलिंग टावर से निकाल लिया। तो सबसे पहले हम अभी एंटी फ्रीजिंग की बात कर रहे थे और ये 2627 की बात कर रहे थे। 750 में दोस्तों से किसी से बोलूंगा एक मोबाइल ले आओ, मोबाइल में लिखो ये 750 टन का, 750 टन का कंप्रेसर है। डेल्टा टी मतलब पानी का जो इनपुट और आउटपुट है वो 68.6, यानी जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। कंडेंसर का डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 5 और 6 के बीच में। और एवापोरेटर का डेल्टा टी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 और 2.5-3 के बीच में। तो पूरा एफिशिएंट हो रहा है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ा सेविंग इक्विपमेंट है, इस पे काम कर लिया और सेव करके दिखा दिए, कंपनी आपको हाथों पे लेगी। 1% एनर्जी का मतलब है 3%, 1 डिग्री सी की सेविंग 3% एनर्जी आपकी सेव करती है भैया। 1 डिग्री सी 3% सेविंग। थंब रूल याद रख लेना रुपेश श्रीवास्तव का, 1 डिग्री सी पे काम कर लिया दोस्त, 3% सेविंग। कहीं नहीं गई है, कहीं नहीं गई है, ठीक है। तो डेल्टा टी को निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट करता हूं, USGPM मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 24 घंटे। तो USGPM कितना हो गया, 3.54 और डेल्टा टी 68.6 माइनस 56.8 निकाल लीजिए। अब ये 2600 USGPM का क्या मतलब था दोस्त, 750 टन का चिलर, एक चिलर में 1 टन में 3.54 कंजम्पशन होती है ना, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 3.54 करिए, कितना आया, कितना आया दोस्त, 3.54 नॉट 4, 3.54, 2655। मैं इनको दिखाऊंगा कि देखिए 2627 दिया हुआ है भैया, 2627 किलोवाट, दैट इज योर व्हाट, नॉर्मल कूलिंग कैपेसिटी। अब समझे भैया कहां से निकल गया ये 2627 किलोवाट, 2627 टोटल कैपेसिटी ऑफ योर टनेज सिस्टम मल्टीप्लाई बाय 3.54, आपकी टोटल कैपेसिटी निकल गई। तो 2627 पे हमने सेटिंग की, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इनपुट टेम्परेचर आउटपुट टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 24, निकाल लीजिए भैया, 2624 आपका USGPM निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 7.8 डिवाइडेड बाय 24, कितना आया, 852 एक्चुअल चिलर का कैपेसिटी है। यानी जो अभी हम 750 की बात कर रहे थे ना मेरे दोस्त, वो एक्चुअल कितना है, 850 टन। अब समझ में आया ये खेल क्या था, तो ये खेल बहुत हलवा था ना, अब समझ गए। तो क्या समझे, टोटल कैपेसिटी ऑफ योर चिलर मल्टीप्लाई बाय 3.54, USGPM निकल गया।
मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, अंदरवा आ रहा है बाहर जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस यानी बड़े भैया छोटे भैया का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 24। एक्चुअल टनेज कैपेसिटी निकल गई आपकी। एक्चुअल रेफ्रिजरेंट, एक्चुअल चिलर टनेज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है, जो भी कह लीजिए। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे सीओपी की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या था? जब ये चिलर जब डिजाइन हुआ तो अगर ये पूरे आउटपुट पे चले तो इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो भैया कितना था इसका? अभी मैंने आपको बताया कितना था, ये 750 टन का था। मैं एक बार फिर से अपने दोस्त से कहूंगा कि 750 मल्टीप्लाई बाई 3.54 और इसका रेटेड किलोवाट है 492। 3 लिखे 750 मल्टीप्लाई बाई 3.54 डिवाइडेड बाई 492 कितना आ गया दोस्त? 5.39। ओहो 5.39 यानी इसका कोफिशिएंट कितना आ गया? 5.39 आ गया। आसानी कोफिशिएंट निकालना। अगर हम किलोवाट को कम कर देते हैं, रेटेड कैपेसिटी को कम कर देते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा? घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। तो आज हमने सीख लिया सीओपी, आज हमने एक्चुअल टनेज कैपेसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली, ठीक है। आज हम इस चिलर को कैसे ऑपरेट करते हैं हम अपने दूसरे वीडियोस में पूरे तरीके से आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से ब्रश कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं अपने छोटे से प्यारे से हाथी को। हाथी मेरा साथी और चिलर है सबसे अधिक सेविंग देने वाला हाथी, ठीक है दोस्त। तो ये है चिलर। चिलर कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। दो तरीके का होता है, स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल। 500 तक स्क्रू बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही है ये 750 टन अगर यही हम स्क्रू में बनाते तो 250 लेकिन उसका IKW दोस्त बढ़ जाता। जहां पे IKW 0.60 हमने लिया, वहां पर उसका IKW बढ़ जाता 0.70 0.75 और आपके घर का जो कंप्रेसर होता है वो 0.90 और 1 के बीच में चला जाता है। यानी जितने टन का कंप्रेसर उतना आपका यूनिट कंजम्पशन। एवापोरेटर, इसके पीछे कंडेंसर, प्रेशर रिलीज वाल्व, पीछे था गाइड वेन मोटर, डिफ्यूजर मोटर। डिफ्यूजर क्या था? ये शंख नहीं था। गैस को धीरे 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 कम करना और गैस को धीरे 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 खोलना। यानी जब मशीन को चलाओगे तो ये धीरे 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 खुलेगा और जब मशीन को बंद करोगे तो एक ही साथ बंद नहीं होगा, ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि गैस हवा भी तो एक तरफ से आनी है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स आपने देखा, HPLP स्विच देखा आपने, ठीक है। आपने ये टेम्परेचर सेंसर्स देख लिया, ऑयल टेम्परेचर सेंसर्स देख लिया, सोलोनाइड वाल्व पीछे लगा हुआ था वो देख लिया, आपने फिल्टर ड्रायर देख लिया, ठीक है। आपने एक्सपेंशन वाल्व्स नीचे देख लिया, सर्विस पॉइंट आपने देख लिया, ठीक है। आपने फ्लो स्विच को देख लिया, आपने डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस को देख लिया, ठीक है। ऑयल हीटर को देख लिया, ठीक है, ऑयल हीटर को देख लिया, ओके। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स थे चिलर के आज। होप सो आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। आगे का वीडियो देखना मत भूलिएगा, गारंटी देता हूँ थ्योरेटिकल आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। और थ्योरेटिकल समझते समझते अगर आपने ये देख लिया, आप ये बस दिमाग में रखिएगा, वो कंडेंसर था, वो एवापोरेटर था, वो कंप्रेसर था, वो फ्लो स्विच था, वो टेम्परेचर सेंसर था, वो एक्सपेंशन वाल्व था, वो ड्रायर फिल्टर था, ठीक है दोस्तों। आगे आपकी सारी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगी। गैस हमने 134A की यूज़ की थी। बहुत 2 से 4 तरीके की गैसेस आती हैं,
ये 134 इज़ अ ग्रीन गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं, जो कि ओजोन लेयर के लिए इको फ्रेंडली गैस है। R22 को हम आज भी यूज़ करें लेकिन ये बैन हो चुकी है बिकॉज ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस नहीं रही है। R12, R22, R134, ठीक है। तो ये सारी गैसेस के ऊपर भी बात करेंगे अपन, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एंटी फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारी एक सेफ्टी थी, उस एंटी फ्रीजिंग पॉइंट पे हम नहीं आए। एंटी फ्रीजिंग पॉइंट क्या था कि अगर बहुत अधिक ये ठंडा कर गया, फ्लो नहीं हुआ, तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। और ये अगर आइस बन गई और चलता रहा तो वहाँ पर भी डैमेज होने के चांसेस है, इसलिए एंटी फ्रीजिंग पॉइंट को हम यूज़ करते हैं एज अ सेफ्टी। तो फिर से एक मैं आपको बता दे रहा हूँ सेफ्टी को देखते हुए, HPLP हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच, एंटी फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर फ्लो स्विच, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर में फेज सीक्वेंस, सिंगल फेज सेलेक्टर्स, ठीक है। ऑयल प्रेशर स्विच, कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर स्विच, ऑयल लेवल स्विच, ओके, प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड ऑयल हीटर्स। अगर कोई आपसे पूछता है मेरे दोस्त, तो ये सारी सेफ्टी आपको रटी होनी चाहिए, COP निकालने आना चाहिए, रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी को वो कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, और आपको चिलर का IKW पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे, कितने स्टैंडर्ड प्रेशर पे हम इस चिलर को काम कराएंगे। अगर ये 5 kg से नीचे का वाटर प्रेशर हुआ तो ये चिलर ऑन नहीं होगा। यानी मिनिमम आपको वाटर प्रेशर का इनपुट कितना रखना है, 5 kg, मतलब मल्टीप्लाई 14.7, ऑलमोस्ट 70 से 75 PSI, ठीक है। तो सारे प्रेशर्स की स्टैंडर्ड्स में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है आपको कि पहले रॉकेट के बारे में देख लो और फिर रॉकेट के बारे में पढ़ो और फिर रॉकेट को समझो, चुटकियों में समझोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सबा खैर। अगले दिन अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।